चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ही एक और चैप्टर का समराइज करते हैं। ऐसे कल के वीडियोज में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में लगभग सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव शायद सारे आपको बन जाना चाहिए अब तक। ऐसे जो भी और उसमें होगा हम लोग कोशिश करें, लेकिन समराइज एक बार मैं कर देता हूँ प्रत्येक चैप्टर का, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंड समझ में आ जाए। चलिए मैं चैप्टर को प्रारंभ करता हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर, इसको कंप्लीट करूँगा। इस चैप्टर का नाम है, आपको सेकेंड चैप्टर है, जिसको बोलते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड क्या बोलेंगे, सॉल्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, हमने एक चैप्टर हेडिंग डाल दिया है आज के इस वीडियो में। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। तो इससे संबंधित हम लोग को चैप्टर में जो भी आपको छोटे छोटे भी पहलू होगा तो उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय को व्यतीत किए हुए। आप लोग का एग्ज़ाम निकट आ चुका है और आप लोग को परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग को क्लास करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप इस वीडियोज को एक बार दो बार देखते रहिए, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगभग बातें आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं ख़त्म करूँगा, ऑब्जेक्टिव का सेशन भी लाऊंगा और आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही विथ एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को प्रारंभ करता हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग अम्ल के बारे में सीखते हैं कि व्हाट इज एसिड, हम लोग अम्ल कहते हैं किसको हैं। यदि हम लोग अम्ल के बारे में बात करें तो अम्ल के बारे में कहा जाता है कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो जो पदार्थ जल में घुलकर आपको कहता है कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो जो पदार्थ आपको जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वह पदार्थ आपको अम्ल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अम्ल की डिफिनेशन अगर कोई पूछता है आपको कि व्हाट इज एसिड, मतलब अम्ल है क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि अम्ल है। तो इस पर हम लोग यदि बात करें तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यदि आपको लिखा गया है HCl, किसी ने आपको लिखा HNO3, किसी ने आपको लिखा H2CO3, किसी ने आपको लिख दिया H2SO4। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको कंपाउंड में किसी यौगिक में हाइड्रोजन अगर दिखाई पड़ेगा, अगर हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा, तो हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको समझिएगा कि आपको अम्ल है। क्या है? अम्ल है। यदि आपको हाइड्रोजन उपस्थित है तो आप समझिएगा कि आपका क्या है? अम्ल है। तो चलिए आपको अम्ल के बारे में एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या है आपको सुन लीजिए कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और अम्ल आप पहचानिएगा कैसे? यदि आपको पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको बोलना पड़ेगा कि यदि हम लोग को अम्ल पहचानना है तो आपको यदि H दिखाई देगा, हाइड्रोजन आयन दिखाई देगा, तो आपको H जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे कि आपको एसिड है, डेट इज अम्ल है। चलिए हम लोग उसके बाद हम लोग बात करें क्षारक के बारे में। तो क्षारक को आपको पता होगा कि क्षारक को हम लोग बेस बोलते हैं। क्षारक को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बेस के बारे में समझते हैं। कहता है कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH-1, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन हम लोग बोल सकते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। कौन आयन प्रदान करता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसी को हम लोग क्षारक बोलते हैं। तो क्षारक आप पहचानिएगा कैसे? आपको यदि OH दिखाई पड़ेगा तो क्षारक हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने लिखा LiOH, जिसको आप लोग बोलते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। किसी ने आपको लिखा NaOH, इसको आप लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसी ने आपको लिखा KOH, इसको आप लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसी ने आपको लिखा MgOH2, इसको आप लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यदि बात करें COH2 तो इसको आप लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो बुझा हुआ चूना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो क्या बोलेंगे बुझा हुआ चूना। चलिए मैं पुनः बात को रिपीट कर देता हूँ कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, कौन आयन प्रदान करता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपको यह क्षार है, आपको क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्षार आप पहचानिएगा कैसे? बहुत सिंपल तरीका। यदि आपको दिखाई पड़े दोस्तों OH, क्या दिखाई पड़े? OH। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यदि आपको OH दिखाई पड़ेगा तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और यदि आपको H दिखाई देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अम्ल हो जाएगा। तो जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसको अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ आपको जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक। चलिए अगला लिखा गया है आपको लवण। तो आपको अगला जो लिखा गया है लवण के बारे में यदि बात करें तो लवण के बारे में यदि आप लोग बात कीजिएगा तो लवण को आप लोग बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में कहता है दोस्तों कि जो अम्ल और क्षार, और अम्ल और क्षार अगर आपस में मिलेगा, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि लवण है। क्या है? लवण है। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि आपको लवण है। तो लवण के लिए आपको समझना होगा कि लवण में आपको न तो H दिखाई देगा और न ही यदि आपको OH दिखाई देगा तो हम लोग बोलेंगे कि आपको यह आपको लवण हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें, किसी ने लिखा आपको K2CO3, किसी ने आपको लिखा है ZnSO4। अगर किसी ने हम लोग को लिख दिया Na2CO3 तो आप पहले ये बताइए कि यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल में कहीं आपको H दिखाई दे रहा है या कहीं आपको OH दिखाई दे रहा है। तो यदि आपको न तो H हो और न ही OH हो तो ऐसे परिस्थिति में उसको हम लोग बोलेंगे कि वह आपका लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ZnSO4, ZnSO4 में भी आपको न तो H दिखाई पड़ रहा है न ही OH दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग बोलेंगे कि आपका लवण हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं Na2CO3, यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि न तो यहाँ पे H है और न ही यहाँ पे OH है, तो इसको हम लोग लवण बोलेंगे। जैसे अगर किसी ने NaCl लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको न तो H दिखाई पड़ रहा है और न ही OH दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि यह आपको क्या हो जाएगा? तो आपको लवण हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यदि प्रदान करता है तो उसी को हम लोग अम्ल बोलेंगे, और जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसको हम लोग क्षारक बोलेंगे। और कहता है कि जो पदार्थ अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है तो बोलेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। अगर H रहेगा तो अम्ल होगा, OH रहेगा तो क्षारक होगा, और न तो H है न तो OH है तो आपको क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा? जरा बोलिएगा। लवण हो जाएगा। चलिए इसके पश्चात हम लोग बात करें, ऐसे आप लोग बचपन से 7th क्लास में पढ़ते होंगे क्या पढ़ते होंगे कि आपको पढ़ते होंगे कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं उसको अम्ल बोलते हैं, जो पदार्थ आपको कड़वे होते हैं, तीखा होता है, उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। जैसे नींबू वगैरह आप लोग लेते हैं तो नींबू वगैरह के बारे में खट्टा का स्वाद उसमें लगता है, संतरा वगैरह खाते हो आपको खट्टा का स्वाद लगता है, इमली वगैरह खाते हैं आपको खट्टा लगता है। तो ऐसे कंडीशन में दूध दही आपको हो जाएगा, आपको खट्टे पदार्थ है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आपको इसमें क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और यदि आपको तीखा रहेगा या कड़वा रहेगा स्वाद में, उसी को हम लोग क्षारक बोलते हैं। ऐसे 7th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आपको अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताया। यहाँ के पश्चात आपको एक टर्म आपको आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। तो सूचक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। सूचक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। तो सूचक का काम क्या है? तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को बताता है। सूचक वैसा पदार्थ होता है जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय तो अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को बताता है। अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि सूचक है। जैसे सूचक के रूप में आप लोग बोलते होंगे, नाम सुने होंगे लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र आपको बोलेगा कि लिटमस पत्र आपको सूचक है। तो लिटमस पत्र आपको कहता है कि यदि आपको कोई लिटमस पत्र नीला है
और उसको अगर लाल कर दे रहा है, अगर कोई पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग उसको अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। यदि कोई पदार्थ नीला को लिटमस को लाल करता है, यदि कोई पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल नाम देंगे। और इसका जस्ट रिवर्स यदि कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा, तो आप बोल सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपको लिटमस पत्र नीला है और वो लाल हो जा रहा है तो वह अम्ल होगा वह पदार्थ। अगर आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो यह आपको क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो सूचक के बारे में एक बार पुनः सुन लीजिए। सूचक के बारे में कहता है कि वैसा पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी दूसरे पदार्थ की प्रकृति को बताता है, वैसा पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी दूसरे पदार्थ की प्रकृति को बताता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। तो आपको लिटमस पत्र आपको सूचक है। अगर नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कोई पदार्थ, अगर नीला लिटमस पत्र को कोई लाल करता है कोई पदार्थ तो आपको अम्ल कहलाएगा। और यदि आपको लाल लिटमस पत्र को कोई पदार्थ नीला करता है तो आपको क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। चलिए, और सूचक में यदि आप बात करें तो जैसे हम लोग को आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो आपको मिथाइल ऑरेंज भी आपको सूचक के अंतर्गत आता है। और एक बात करें तो फिनोप्थेलिन, 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 तो फिनोप्थेलिन भी आपको सूचक है। मिथाइल ऑरेंज भी आपका क्या है? सूचक है। तो आपको हमने 4 चीज़ों के बारे में बताया, 4 आपको डिफिनेशन बताया। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, सूचक क्या है। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, सूचक क्या है। तो आपको अम्ल के बारे में पता लग चुका होगा, क्षारक के बारे में पता लग चुका होगा, लवण आप लोग जान चुके हैं और सूचक आप लोग जान चुके हैं। अब जरा इसके पश्चात यदि हम लोग बात करें तो आपको इसमें आपको बातें कुछ जानकारी रखना है कि हम लोग यदि बात करें कि कुछ आपको ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे हमने बोला कि दूध बोले या तो दही बोले, तो प्राकृतिक रूप से हम लोग को अम्ल मिलता है या तो दूध बोले या तो दही बोले। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपको पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलेंगे? लैक्टिक अम्ल। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपको बोले किसी कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो नींबू में आपको कहता है कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यदि आपको नींबू में पूछे तो नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपको मान लिया जाए इमली में पूछे तो इमली में यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसमें हम लोग को टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। यदि हम लोग से किसी ने पूछा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिरका में आपको कहता है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपसे सवाल करे, मान लिया जाए सिरका के पश्चात यदि हम लोग बात करें, मान लिया जाए कि आपको कहे कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो चींटी में आपको कहता है कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या इसी को आप लोग बोलते होंगे मिथेनोइक अम्ल या नेटल डंक बोले। नेटल डंक आपको पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। यदि कोई पर्वत आरोही अगर पर्वतों पर चढ़ रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर नेटल डंक एक पत्ता होता है, अगर पत्ते आपके शरीर में चुभ जाता है तो आपको जितना मतलब दर्द आपको बिच्छे या मतलब चिट्टी काटने से होता है तो उससे भी ज़्यादा दर्द आपको नेटल का डंक मतलब पौधे, नेटल का जो पौधा होता है उसका अगर पत्ती आपको गड़ जाएगा, बहुत नुकीला होता है, अगर वह गड़ जाएगा तो आपको उसमें भी आपको फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेटल डंक या तो बोला जाए चिट्टी। नेटल डंक क्या चिट्टी। इसमें आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको सिरका में हो गया आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, दूध या दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपको टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपको संतरा बोले तो संतरा में भी आपको सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। और यदि सेब बोले तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको कुछ स्रोत याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हम लोग का प्राकृतिक स्रोत है और कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है।
तो ये आपको ऑब्जेक्टिव की तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। इसके पश्चात यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंट पहलू है, एक आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव का दायरा यदि बात करें तो आपको बनता है, वो क्या बनता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पीएच मान की बात करते हैं। कौन मान? पीएच मान की है। पीएच मान क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन, माइनस लॉग एच प्लस आयन। तो सबसे पहले आपको पीएच का फॉर्मूला अगर देगा तो माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। माइनस को आप लोग पढ़ते हैं ऋणात्मक, माइनस को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक। तो माइनस को हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक, लॉग को हम लोग पढ़ेंगे लघु गणक, लॉग को हम लोग पढ़ेंगे लघु गणक। और कहता है कि H प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और ये बड़ा कोष्ठक जो लिखा गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं सांद्रण। क्या पढ़ते हैं? सांद्रण। अब इसी को आप लोग शब्द में पिरो दीजिए, आप शब्द में यदि बांध दीजिएगा तो आपको डेफिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लोग को यदि पीएच मान पूछता है कि पीएच मान हम कहते हैं किसको, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाइड्रोजन, H प्लस को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, फिर से बोलिएगा, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को, फिर से बोलिएगा, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहा जाता है। तो आपसे यदि पीएच का कोई डिफिनेशन बोले तो बोलना पड़ेगा कि H प्लस को हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं, बड़का कोष्ठक को सांद्रण पढ़ते हैं, लॉग को लघु गणक पढ़ते हैं और माइनस को ऋणात्मक पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। आगे कहता है कि एक शब्द आपको जिक्र और आप लोग पढ़ते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिस स्केल पर पीएच मान लिखा होता है, जिस स्केल पर कहता है कि पीएच मान लिखा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो जिस स्केल पर आपको पीएच मान लिखा हो उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। चलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पीएच स्केल के बारे में कहता है कि पीएच स्केल में आपको 0 से लेकर 14 तक के डिजिट का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको पीएच स्केल का कोई डिफिनेशन बोले कि व्हाट इज पीएच स्केल, मतलब पीएच स्केल है क्या, तो बोलना पड़ेगा कि जिस स्केल पर पीएच मान लिखा होता है, पीएच मान अंकित होता है उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। इसमें 0 से लेकर 14 तक डिजिट का प्रयोग किया जाता है। अब आपको कहता है कि यदि आप लोग पीएच मान के आधार पर आपको कहता है कि यदि बिलियन का पीएच मान 7 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन बिलियन। तो आपको ऑब्जेक्टिव देगा कि उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगर आपको देगा कि यदि बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय बिलियन। क्या बोलेंगे? क्षारीय बिलियन। यदि आपको कहता है कि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसको बोलते हैं क्षारीय बिलियन। और यदि कहता है कि पीएच मान 7 से कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय बिलियन। क्या बोलेंगे? अम्लीय बिलियन। तो चलिए आपको यहाँ पे 3 बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 हो, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो उदासीन बिलियन बोलेंगे। यदि क्वेश्चन करता है कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम हो, 7 से क्या हो? कम हो। 7 से कम कहने का मतलब 6 हो, 4 5 3 2 1 आपको जो भी आ जाए। तो यदि 7 से कम होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि अम्लीय बिलियन है। यदि आपको कहता है कि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो इसको बोलेंगे क्षारीय बिलियन। जैसे अगर मान लिया जाए 7 के बाद हमने कहा यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया, तो बोल सकते हैं 8 9 10 11 12 13। सवाल करें कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान 10 है तो बिलियन अम्लीय होगा कि उदासीन होगा कि क्षारीय होगा? तो 10 है कहने का मतलब 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर बोल दिया जाए किसी बिलियन का पीएच मान 14 है तो 14 कहने का मतलब 7 नहीं है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो अगर 7 से अधिक होगा तो उसी को बोलेंगे क्षारीय बिलियन। यदि अम्लीय की बात करें तो हम लोग बोलेंगे 7 से कम, 7 से यदि कम होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे अम्लीय बिलियन। क्या बोलेंगे? अम्लीय बिलियन। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय बिलियन। जैसे आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहता है कि हमारे शरीर है तो मानव शरीर का पीएच मान का जो परास होता है, मानव शरीर, तो मानव शरीर का पीएच मान का जो परास होता है 7.0 से लेकर के 7.8 होता है, 7.0 से लेकर 7.8 होता है, 7 से लेकर 7.8 होता है। आप बोल सकते हैं देखा कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना के बीच होता है, कितना के रेंज के बीच आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 7.0 से लेकर 7.8 होता है, 7.0 से लेकर 7.8 होता है।
चलिए इसके बाद हम लोग बात करें तो आपको पूछेगा कि यदि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको बोलना पड़ेगा कि 7.4 होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान बोले तो आपको कहता है कि 7.4 होता है। तो आपको रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, कहने का मतलब 7 से अधिक है। जब 7 से अधिक है तो बोलेंगे कि हमारा रक्त जो होता है आपको क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यदि एक इम्पोर्टेंट और है, वर्षा का जो जल होता है, तो वर्षा जल का पीएच मान यदि आपको कहता है कि 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। क्या नाम देते हैं, अम्लीय वर्षा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अम्लीय वर्षा। क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। आगे आपको कहता है यहाँ पे कि हम लोग का जो दांत होता है, जो दांत हम लोग बना होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हम लोग का दांत होता है। तो दांत का जो पीएच मान अगर कहता है कि हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो, यदि हमारे माउथ का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई बच्चे को आप लोग देखते हो कि ब्रश वगैरह नहीं करता तो उसका दांत सड़ने लगता है, सड़ने के पश्चात टूट तक जाता है। तो हमारा जो दांत होता है आपको इनेमल होता है, तो इनेमल क्या बना होता है, तो हमारे दांत को बोलते हैं इनेमल, जो बना होता है CA3PO4 का होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल बना होता है, और कहता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे बात करें तो अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान कहीं कहीं आपको 10.5 मिलेगा, या तो कहीं कहीं आपको 10 मिलेगा। यदि आपको बोला जाए कि NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो इसको बोलना पड़ेगा कि NaOH का पीएच मान हम लोग को याद रखना पड़ेगा 14 होता है। यदि बोला जाए कि आपको शुद्ध जल है, अगर शुद्ध जल है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान भी आपको 7 होगा। तो आपको जैसे नींबू का रस अगर बोला जाए तो नींबू के रस का पीएच मान यदि हम लोग बात करें तो उसका होता है 2.2 होता है, तो 6.6 के आसपास दूध का पीएच मान होता है। तो आपको कुछ डाटा आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। इसके पश्चात यदि हम लोग बात करें तो इसके पश्चात आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहला कंपाउंड हम लोग बात करते हैं कि आप लोग बोला जाए तो बिरंजक चूर्ण आता है। क्या आता है, बिरंजक चूर्ण। तो आपको एक कंपाउंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिरंजक चूर्ण। चलिए तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा CaOCl2, CaOCl2। यदि आपसे सवाल करे कि आपको बोला जाए कि खाने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा या इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। यदि आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर, इसी को बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछे तो हो जाएगा CaOCl2, या तो बिरंजक चूर्ण के पूछे तो हो जाएगा CaOCl2। खाने वाला सोडा के यदि आप पूछे या तो बोले इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसका भी फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है आपको NaHCO3, NaHCO3। यदि आपसे बोले कि धोबन सोडा का फार्मूला क्या होता है, धोबन सोडा, तो धोबन सोडा का यदि फार्मूला बोलेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपको Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आपको कुछ फार्मूले आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। यदि आपसे बोला जाए कि मान लिया जाए कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं POP, तो इसका फार्मूला आपको होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यदि आपसे बोला जाए, मान लिया जाए कि आपको जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, तो इसको आपको कहता है कि CaSO4 इंटू 2H2O। यदि इसके बाद हम लोग बात करें तो कुछ और कंपाउंड है आपको, जैसे हम लोग बात करें, मान लिया जाए आपको बोले कि बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का यदि फार्मूला बोले, बुझा हुआ चूना, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है COH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। एक आप लोग सुनते होंगे नीला थोथा, नीला थोथा, तो नीला थोथा को आप लोग बोलते हैं CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। यदि आपको बोला जाए हरा थोथा, तो हरा थोथा अगर बोलेगा तो इसको हम लोग ग्रीन विट्रल, इसको ब्लू विट्रल बोलते हैं, या इसी को तुतिया भी बोलते हैं। अगर इसका फार्मूला बोले तो आपको होता है FeSO4 इंटू 7H2O। इसके बाद यदि सफ़ेद थोथा का बोले तो आपको ZnSO4 इंटू 7H2O हो जाएगा। एक और मैं लिख देता हूँ संगमरमर,
संगमरमर, या इसी को आप लोग बोलते हैं खड़िया, या इसी को आप लोग बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। तो इसका यदि फॉर्मूला पूछे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, होता है आपको CaCO3। तो देखिए हमने इस वीडियो में आपको कुछ छोटे छोटे बात बताने का कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी इसमें कुछ और छोटे छोटे बात आपको हम लोग को करना है, जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको दोस्तों धन्यवाद, और पुनः हम लोग कल मिलते हैं आपको। और वीडियो आप लोग देखते रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।